गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल? कैन यू प्लीज कंफर्म? वेरी गुड। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर अपन लोगों ने जहां ऑफ करा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बात कर रहा था स्प्रिंग डेटा जेपीए और जेपीए के बारे में। तो एक बार मैं क्विक आपको रिकॉल करा दूं। हम अभी स्प्रिंग डेटा जेपीए पढ़ रहे हैं कि जेपीए पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? जेपीए पढ़ रहे हैं, राइट। स्प्रिंग डेटा जेपीए कब पढ़ेंगे? स्प्रिंग डेटा जेपीए तब पढ़ेंगे जब हम स्पेशल तरीके की रिपोजिटरीज से मिलेंगे। एक डाउट दिमाग में आएगा आपके कॉमन तौर पे कि सर आपने बोला हम जेपीए यूज कर रहे हैं अभी और स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज करेंगे कुछ दिनों बाद। पर गौर करिएगा, जो हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे वो तो स्प्रिंग डेटा जेपीए की होगी। तो अगर स्प्रिंग डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी ऐड करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि हम जेपीए पे बात कर रहे हैं या जेपीए पे काम कर रहे हैं कि स्प्रिंग डेटा जेपीए पे काम कर रहे हैं? तो याद रखिएगा, जब आप स्प्रिंग डेटा जेपीए पे जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड रिपोजिटरीज मिलेंगी। तो अभी रिपोजिटरी हमें बनानी पड़ेगी क्या? अभी रिपोजिटरी हमें बनानी पड़ेगी क्या? यस। जब तक हम जेपीए में काम करेंगे रिपोजिटरी हम बनाएंगे। आगे चलकर ये रिपोजिटरी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। कौन बनाएगा? बोलो जल्दी, इतनी सारी बातें करी है मैंने आपसे, कौन बनाएगा? स्प्रिंग डेटा जेपीए आपके लिए खुद रिपोजिटरीज बनाएगा। ठीक है, तो जब तक रिपोजिटरीज हम बना रहे हैं, आप मान लीजिएगा जेपीए चल रहा है। जैसे ही रिपोजिटरीज अपने आप बनने लगेंगी, समझ जाइएगा स्प्रिंग डेटा जेपीए एक्टिवेट हो गया है। अब जब मैंने आपको जेपीए के बारे में बताया तो मैंने आपसे कहा था जेपीए के पास एक बहुत स्पेशल क्लास है जिसको आप यूज करने वाले हैं। क्या नाम है क्लास का? बहुत स्पेशल क्लास है। क्लास का नाम है एंटिटी मैनेजर। टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लास नहीं है, इंटरफेस है। पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपने आप इसका ऑब्जेक्ट बनाकर दे दिया जाएगा। आपको तो सीधे उसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले मेथड की तरफ। अब जो आपको जेपीए में मेथड्स मिलते हैं, ये मेथड कौन से ऑब्जेक्ट के हैं? ये मेथड किस ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? तो जवाब दें फिर। ये जो मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं किस ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं? सामने लिखा हुआ है, उसमें भी टाइम लग रहा है इतना। सामने लिखा है स्लाइड में। किसके मेथड्स हैं? वेरी गुड, एंटिटी मैनेजर ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं। गॉट इट? ठीक है, अब इसके पास एक एक मेथड को डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो मैंने परसिस्ट समझा दिया था, एक बार फिर समझाता हूं। परसिस्ट आपसे पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेगा। ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? परसिस्ट आपसे पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट लेगा। ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? कौन सी क्लास सुमित? कौन सी क्लास? तो जवाब है हमारी क्लास, हमारी पोजो क्लास या एंटिटी क्लास या मॉडल क्लास, जो भी आप बुला लो। आप जो अपनी क्लास बनाओगे, जिसका ऑब्जेक्ट आपको डेटाबेस में सेव करना है, ये पैरामीटर में वो ऑब्जेक्ट लेगा और डेटाबेस में सेव कर देगा। बिल्कुल डेटाबेस में सेव कर देगा। तो इंसर्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि नहीं लिखनी पड़ेगी? इंसर्ट क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि नहीं? नहीं लिखनी पड़ेगी, यही तो खास बात है। ऑटोमेटिक हमारे लिए इंसर्ट क्वेरी जनरेट कर देगा परसिस्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड हमारे पास कौन है? दूसरा मेथड हमारे पास मर्ज है। मर्ज कहता है वो दो काम कर सकता है। वो आपसे पैरामीटर में ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को अपडेट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है। कैसे पता चलेगा अपडेट कर रहा है कि क्रिएट कर रहा है? तो अगर जो आपने ऑब्जेक्ट पास करा उससे मैच करती हुई कोई रो नहीं है, उससे मैच करती हुई कोई रो नहीं है, तो ये क्या करेगा? वेरी गुड, क्रिएट कर देगा। और अगर मैच करती हुई रो है तो क्या करेगा? अगर मैच करती हुई रो है तो अपडेट करेगा। तो फिर अगला डाउट, तो क्या ये पूरी रो मैच करता होगा? मतलब मान लो मैंने मर्ज को पास करा एस। एस कौन है? एस मान लीजिए मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड शुभम। एस मेरा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है जिसमें एक रोल नंबर है, एक नाम है और एक परसेंटेज है।
ठीक है, तो जब आप मर्ज को एस पास करेंगे, ये चेक करेगा जो आपने यहां रोल नंबर दिया है क्या वो रोल नंबर डेटाबेस में भी है। अगर जो रोल नंबर आपने यहां दिया है वो डेटाबेस में भी हुआ तो क्या होगा, अगर जो रोल नंबर आपने यहां दिया है वो डेटाबेस में हुआ तो रिकॉर्ड अपडेट होगा, और अगर जो रोल नंबर आपने दिया है वो टेबल में नहीं हुआ तो क्या एक्सेप्शन आएगी, नहीं, तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, तो रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया जाएगा। देन वी हैव अ मेथड कॉल्ड रिमूव। रिमूव आपसे पैरामीटर में क्या लेगा, रिमूव आपसे पैरामीटर में अगेन एक ऑब्जेक्ट लेगा। गॉट इट, इस ऑब्जेक्ट को सर्च करेगा। सर्च किस बेस पर करेगा, ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी की के बेस पर, ठीक है, आईडी के बेस पर या प्राइमरी की के बेस पर। मिल गया तो रिमूव कर देगा, नहीं मिला तो कुछ नहीं करेगा। समझ आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास अगला मेथड है फाइंड। फाइंड आपसे पैरामीटर में दो चीजें लेगा, एक तो आपकी डॉट क्लास फाइल का नाम, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है, और दूसरा ये आपसे लेगा प्राइमरी की वैल्यू। दूसरा ये आपसे लेगा प्राइमरी की वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए रोल नंबर प्राइमरी की है, मैंने यहां पर पास करा 10, तो इस लाइन का मतलब ये है रोल नंबर 10 का मेरे को क्या चाहिए, रोल नंबर 10 का मेरे को पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तो फाइंड इंटरनली क्या क्वेरी फायर करेगा, फाइंड इंटरनली क्वेरी फायर करेगा सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारे कॉलम लाएगा, जी सारे कॉलम लाएगा, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल टू 10। आप समझने वाली बात है, मैंने तो यहां सिर्फ 10 दिया है, उसने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि रोल नंबर से ही कंपेयर करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की कॉलम पे ही कंपैरिजन चलाता है। अगर आपको लग रहा है नाम के बेस पर ढूंढना हो तो, हमें एज के बेस पे ढूंढना हो तो तरीका दूसरा है जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। बट ये बाय डिफॉल्ट किसके बेस पर सर्चिंग करता है, ये बाय डिफॉल्ट सर्चिंग कर रहा है प्राइमरी की कॉलम के बेसिस पर। क्लियर, तो इसका मतलब जेपीए में प्राइमरी की बताना जरूरी है टेबल में, बिल्कुल जरूरी है। बिना प्राइमरी की के जेपीए काम नहीं करेगा। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टेबल के अंदर प्राइमरी की कॉलम कौन सा है ये जेपीए को बताएं, तभी जेपीए की पावर्स का आप यूज कर पाएंगे। चलें आगे, ठीक है। अगला सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड ही ना हो, क्या ऐसा हो सकता है कि रोल नंबर 10 का रिकॉर्ड ही ना हो, तो जवाब है बिल्कुल हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या रिटर्न होगा, ऐसी स्थिति में नल रिटर्न हो जाएगा। मतलब ये जो यूजर आप देख रहे हो, या तो इस यूजर के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, किसका, यूजर का, कौन सी वैल्यू का, वन वैल्यू का। वन यहां पर क्या है, वन यहां पर माना जा रहा है यूजर के अंदर कोई शायद कॉलम होगा आईडी वगैरह, ये उसकी वैल्यू है। और अगर आपको लग रहा है सर ये एल क्यों है, ये एल बता रहा है कि डेटा टाइप लॉन्ग है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि शायद यूजर आईडी लॉन्ग टाइप की वैल्यू हमने ली हुई है, लॉन्ग की जगह इंट लेते तो ये एल नहीं लगा रहे होते, ठीक है। तो रोल नंबर या आईडी जिसकी वन है उस यूजर का ऑब्जेक्ट सर्च करा जाएगा और आपको रिटर्न कर दिया जाएगा एज अ यूजर ऑब्जेक्ट। ना मिला तो क्या रिटर्न होगा, ना मिला तो रिटर्न हो जाएगा एन यू डबल एल, नल। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलूं आगे, डन, वेरी गुड। तो ये हुए जेपीए के मेथड्स। अब मिलिए जेपीए के एनोटेशन से। जेपीए का पहला इंपॉर्टेंट एनोटेशन जो आपको अपनी क्लास में लगाना है वो है एट द रेट एंटिटी। क्या होता है एट द रेट एंटिटी का पर्पस, किसी भी क्लास जिसको आप चाहते हैं जेपीए मैनेज करे, गौर करिएगा स्प्रिंग नहीं, जेपीए मैनेज करे, उस क्लास के ऊपर आप लगा दोगे एट द रेट एंटिटी। जब जेपीए किसी क्लास पे ये एनोटेशन लगा हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे इस क्लास की करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में क्या बनानी है, उसे इस क्लास की करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में टेबल बनानी है। तो अगर मान लीजिए मैंने कहा क्लास स्टूडेंट, तो क्या जेपीए इस क्लास को एंटिटी क्लास मान रहा है, तो जवाब है नहीं मान रहा है। लेकिन अगर मैंने इसके ऊपर लिख दिया एट द रेट एंटिटी, क्या अब ये एंटिटी क्लास बन गई है, हाँ अब ये एंटिटी क्लास बन गई है। क्या होती है एंटिटी क्लास, एंटिटी क्लास उन क्लासेस को बोलते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है किससे, जो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है डेटाबेस की टेबल से। ओके, और टेबल नहीं हुई तो बन जाएगी, यस टेबल नहीं हुई तो बन जाएगी। हालांकि टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी
ये आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की एंट्री एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में देते हैं। बट अभी के लिए मान लेते हैं टेबल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब भी आप इस स्टूडेंट क्लास का क्रिएट करोगे ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट को आप सेव करोगे, ऑटोमेटिकली जेपीए इस ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देगा? सेव होने के बाद ऑटोमेटिकली जेपीए इसको कन्वर्ट करवा देगा टेबल की एक रो के अंदर। तो इसी तरह से अगर आप फाइंड मेथड कॉल करोगे और आपका फाइंड मेथड टेबल से कोई रो फेच करके लेकर आता है, आपका फाइंड मेथड टेबल से कोई रो फेच करके लेकर आता है, तो जेपीए क्या करेगा? जेपीए ऑटोमेटिकली इस रो को किस में कन्वर्ट कर देगा? जेपीए ऑटोमेटिकली इस रो को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में। आर यू एबल टू गेट दिस? डन, चलें आगे। गॉट इट? तो हर वो क्लास जिस क्लास की आप टेबल के साथ मैपिंग करना चाहते हैं, हर वो क्लास जिसके लिए आप चाहते हैं टेबल अपने आप बने, टेबल के साथ कनेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट्स रो में कन्वर्ट हो जाएं, डेटा मेंबर्स यानी इंस्टेंस वेरिएबल कॉलम बन जाएं, अगर आपको ये फैसिलिटी चाहिए तो उस क्लास के ऊपर लगाइए @entity। बढ़ू आगे? ठीक है, अब जैसे ही @entity आप लगाते हैं, आपकी एप्लीकेशन क्या करती है? जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, हाइबरनेट जो आपका एक्चुअल में जेपीए प्रोवाइडर है, जो एक्चुअल में आपके लिए जेपीए इंप्लीमेंट कर रहा है, वो स्कैन करेगा आपके हर पैकेज को, ये चेक करने के लिए कि कौन कौन सी क्लासेस पे @entity लगा है। ये बिल्कुल वही वाली बात है कि जब आप स्प्रिंग में अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो स्प्रिंग बूट चेक करता है आपकी हर क्लास को, ये देखने के लिए कि उसके ऊपर @कंपोनेंट लगा है क्या। हुआ क्लियर? शुभम, एंटिटी पोजो अभी ऑलमोस्ट सेम है। एंटिटी और पोजो अभी जिस लेवल पे हम हैं ऑलमोस्ट सेम है। कुछ दिनों बाद आपको फर्क समझ में आएगा जब हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। सो अभी जिस लेवल पे आप हो, आप उसे पोजो बोल लो, एंटिटी बोल लो, मॉडल बोल लो, सब एक बराबर बात है। ठीक, चलूं आगे? चले आगे। डन? क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला तो आपको, मैंने बोला तो अभी जिस लेवल पे आप हो कोई फर्क नहीं है, जब आगे बढ़ेंगे तब आएगा ना। डीटीओ पढ़ लिया अपन ने? हैव वी डिस्कस व्हाट इज डीटीओ? एपीआई का कॉल आ गया? नहीं आया? तो फिर अपन कैसे डीटीओ की बात कर रहे हैं अभी? इसलिए मैंने कहा जिस लेवल पे अभी हम हैं, हमारे लिए एंटिटी, मॉडल, पोजो सब एक बराबर है। जब आप आगे चलोगे तब आप फर्क समझोगे एंटिटी और डीटीओ में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस के बेस पर हम चीजों को करेंगे इंप्लीमेंट। अभी बता दूंगा तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, @entity किसी क्लास के ऊपर लगा अगर है तो हाइबरनेट उसको देखकर फिर टेबल बनाएगा। हालांकि मैं फिर याद दिला दूं, टेबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसका एग्जैक्ट डिसीजन किसको देखकर लिया जाएगा? टेबल बनेगी कि नहीं बनेगी, इसका डिसीजन किसको देखकर लिया जाएगा? आई सेड प्रॉपर्टीज फाइल को देखकर लिया जाएगा। जो आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ एंट्रीज होंगी जो ये डिसाइड करवाएंगी टेबल बननी है कि नहीं बननी है। फाइनली जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसकी लाइफ साइकिल जेपीए करेगा मैनेज। है ना? अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो यहां से दूर होना बहुत जरूरी है, स्प्रिंग मैनेज करेगा कि जेपीए मैनेज करेगा? किसको कौन मैनेज करेगा? एंटिटी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को। तो जवाब है स्प्रिंग नहीं, जेपीए मैनेज करेगा। राइट? स्प्रिंग अभी भी मैनेज करेगा सिर्फ कंपोनेंट को, सर्विस को, कंट्रोलर्स को, इनको मैनेज करेगा स्प्रिंग। लेकिन जब आप @entity लिखते हो तो मैनेजमेंट स्प्रिंग नहीं करता, मैनेजमेंट जेपीए के हाथ में आ जाता है, जेपीए ऑब्जेक्ट बनाता है, जेपीए ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है। हुआ क्लियर? आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? डन, चले आगे। ठीक है, इतना ही नहीं, जेपीए दो काम और करेगा। मैपिंग क्रिएट करेगा आपकी जावा फील्ड्स की डेटाबेस कॉलम के साथ और आपकी जावा टाइप्स की एसक्यूएल टाइप के साथ। एग्जैक्टली इन बातों का क्या मतलब है, पहला प्रैक्टिकल होने दीजिए, आपको मतलब समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, @entity लगाते कैसे? तो जवाब है कुछ ऐसे।
ये जो हमारी यूजर क्लास है ये हो जाएगी हमारी पोजो या एंटिटी क्लास, और इसके ऊपर हमने लगा दिया है @entity। क्लियर हुआ? आगे बढ़ू। फिर है हमारे पास दूसरी क्लास या दूसरा एनोटेशन विच इज कॉल्ड @table। कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? तो जवाब है जी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। लगाना आपकी मर्जी है, ना लगाएं तो आपकी चॉइस है। तो क्या फर्क पड़ेगा लगाएंगे और नहीं लगाएंगे उससे? अगर नहीं लगाएंगे तो जेपीए उसी नाम की टेबल बनाएगा जिस नाम की क्या है, अगर नहीं लगाएंगे तो जेपीए उसी नाम की टेबल बनाएगा जिस नाम की क्लास है। मैं चाहता हूं क्लास का नाम भले यूजर हो, पर मेरी टेबल का नाम होना चाहिए यूजर अंडरस्कोर डेटा। मेरे को यह नाम टेबल को देना है, तो मुझे इस एंटिटी के साथ एक और एनोटेशन लगाना पड़ेगा जिसका नाम होगा @table। इसमें एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, पैरामीटर का नाम होता है नेम, और उसमें मैं अपनी टेबल का नाम दे दूंगा। यह भी हुई बात क्लियर? तो इसका मतलब कंपलसरी एनोटेशन कौन सा है? कंपलसरी एनोटेशन अभी तक तो एक ही दिखा है, विच इज @entity। ठीक है, वेरी गुड। कैसे लगेगा टेबल? ऐसे लगेगा टेबल एनोटेशन। एज यू कैन सी मैंने अपनी क्लास का नाम यूजर दिया है, गौर करिएगा यूजर, लेकिन ये मुझे जो बनाकर देगा वो किस नाम से देगा? ये मुझे जो बनाकर देगा वो नाम देगा यूजर्स। चलो आगे, ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। फिर मेरे पास अगला एनोटेशन जो आ रहा है वो आ रहा है @id के नाम से। @id अगर आप अपनी क्लास में किसी भी फील्ड पे लगा देते हैं तो ये बताता है प्राइमरी की। ये उस पर्टिकुलर कॉलम को टेबल के अंदर डेजिग्नेट कर देता है एज प्राइमरी की, और ये कंपलसरी एनोटेशन है। जैसा मैंने कहा जेपीए काम ही तब करेगा जब टेबल के अंदर प्राइमरी की होगी। बाय द वे प्राइमरी की क्या होती है याद है कि नहीं याद है? व्हाट इज अ प्राइमरी की? मतलब अगर आप एक टेबल बनाते हैं, लेट से आपकी टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टेबल के अंदर आपने एक कॉलम रखा है रोल। क्या आप चाहेंगे हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक हो? बिल्कुल चाहेंगे। क्या आप ये भी चाहेंगे कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो रोल नंबर की वैल्यू आनी ही चाहिए, हर हाल में रोल नंबर आए? अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो रोल नंबर तो मिलेगा ही ना। तो अगर आप चाहते हो इस रोल नंबर कॉलम पे दोनों चीजें लग जाएं, हमारा रोल नंबर कॉलम के ऊपर नॉट नल वाला चीज भी लग जाए और हमारे रोल नंबर कॉलम के ऊपर यूनिक भी आ जाए, तो इसको कंबाइंड तौर पे आप करते हैं अप्लाई विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। प्राइमरी की अपने आप में एक कंस्ट्रेंट होता है जो टेबल में आप किसी कॉलम पे लगाते हो ताकि उस कॉलम का डेटा यूनिक भी रहे और उसमें नल वैल्यूज भी अलाउड ना हो। अगर आप चाहते हो कि जेपीए किसी पर्टिकुलर डेटा मेंबर को टेबल में ले जाकर कॉलम बनाते वक्त प्राइमरी की बना दे, तो उस डेटा मेंबर यानी इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर कौन सा एनोटेशन लगेगा? @id। कैसा दिखेगा? तो जवाब है जी ऐसा दिखेगा। डेटा टाइप लॉन्ग लेना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, आपको जो डेटा टाइप लेनी हो आप ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे इंटीजर लेना है तो मैं यहां इंटीजर ले लूंगा। ये भी क्लियर हुआ? चले आगे, डन, वेरी गुड। अब क्या आप चाहेंगे कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो जो आईडी की वैल्यू है वो आपके लिए ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए? क्या आप चाहेंगे जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो तो आईडी की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए? जैसे जब आप अमेजोन के अंदर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो ऑर्डर आईडी है वो अपने आप आता है कि आप फॉर्म में फिल करते हैं? ऑटोमेटिक आता है। जब आप रिजर्वेशन फॉर्म फिल करते हैं रेलवेज की वेबसाइट पे, तो जो पीएनआर नंबर होता है, क्या वो पीएनआर नंबर भी ऑटोमेटिक आता है? आता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके कोड के अंदर भी ये आईडी वैल्यूज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएं, तो आप एक और एनोटेशन यूज करते हैं जिसका नाम होता है जनरेटेड वैल्यू। आप एक और एनोटेशन यूज करते हैं जिसका नाम होता है जेनरेटेड वैल्यू। जेनरेटेड वैल्यू एनोटेशन की मदद से या तो जेपीए और या तो डेटाबेस, या तो जेपीए और या तो डेटाबेस जिम्मेदार होते हैं प्राइमरी की के लिए वैल्यू जनरेट करने के लिए। या तो जेपीए जनरेट करेगा और या डेटाबेस से जनरेट करवाएगा। कब जेपीए करेगा कब डेटाबेस से करवाएगा वो भी बताता हूं,
पहले जनरेटेड वैल्यू का जनरल सिंटेक्स देख लें। आप किसी भी कॉलम पे जनरेटेड वैल्यू नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसी पे लगाएंगे जिसपे क्या लगा हुआ है, गुड, जिस पे लगा है @id। अब जब आप ये एनोटेशन लगाएंगे तो आपको बताना पड़ता है जेपीए को कि प्राइमरी की जनरेट कैसे करनी है। प्राइमरी की जनरेट करने के जेपीए के पास 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? प्राइमरी की जनरेट करवाने के पास जेपीए के पास 4 तरीके हैं, लेकिन ये चारों तरीके हर एक के लिए नहीं है। उदाहरण के तौर पे हमारा डेटाबेस कौन सा है? हमारा डेटाबेस MySQL है। अगर आपका डेटाबेस MySQL है तो जो जनरेटेड वैल्यू के लिए आप स्टाइल पास करेंगे, वे पास करेंगे, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी, वो होगी जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। मतलब ये लाइन लिखकर आप जेपीए को बोल रहे हो प्राइमरी की वैल्यू ऑटो जनरेट करनी है, लेकिन किससे? जेपीए से कि MySQL से? तो जवाब है MySQL से। जेपीए खुद जनरेट नहीं करेगा, वो डेटाबेस से ये आईडी वैल्यू जनरेट करवाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये आइडेंटिटी आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपका बैकएंड कौन है? जब आपका बैकएंड या तो MySQL है और या PostgreSQL है। अगर आपका बैकएंड ओरेकल है, ओरेकल इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर आप बैकएंड में ओरेकल यूज कर रहे हैं तो आपको आइडेंटिटी की जगह पास करना पड़ेगा सीक्वेंस। अगर आप सीक्वेंस पास करेंगे तो ओरेकल या पोस्टग्रेसक्यूएल दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी कर लें, अगर आप ओरेकल यूज कर रहे हैं तो सीक्वेंस कर लें। तीसरा तरीका आप कह सकते हैं जनरेशन टाइप डॉट टेबल। अगर ये लिख देंगे तो खुद जेपीए आपके लिए प्राइमरी की वैल्यूज प्रोड्यूस करेगा। तो इन दोनों में प्राइमरी की कौन देगा? वेरी गुड विकी। इन दोनों में प्राइमरी की डेटाबेस की तरफ से जनरेट की जाएगी। और यहां प्राइमरी की कौन देगा? यहां प्राइमरी की खुद जेपीए जनरेट करेगा। मतलब कुल मिलाकर हमें नहीं करना। एम आई राइट? कुल मिलाकर हमें नहीं करना एज अ डेवलपर प्राइमरी की को जनरेट। बिल्कुल, अगर आप जनरेटेड वैल्यू यूज करते हो तो प्राइमरी की जनरेट करना आपकी टेंशन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी क्लियर? वेरी गुड। लास्ट है हमारे पास जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ठीक है, अगर ये आप करेंगे तो फिर आप जेपीए के ऊपर छोड़ देते हैं, वो खुद डिसाइड करे ऊपर वाले तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी उसे यूज करनी है। उसका मन करेगा तो वो सीक्वेंस यूज कर लेगा, उसका मन करेगा तो वो आइडेंटिटी कर लेगा, उसका लगेगा तो वो टेबल कर लेगा। मतलब ये आप जेपीए पे छोड़ते हैं, तुम ही डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है। अब बेटर ये है कि आप जेपीए पे ना छोड़ें, जैसा आपका बैकएंड है आप वैसी स्ट्रैटेजी मेंशन कर दें। तो आप बताइए हमारे बैकएंड के अनुसार इन चारों में बेस्ट कौन है? वेरी गुड, हमारे बैकएंड के अनुसार इन चारों में बेस्ट है कि हम लोग यूज करें आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? डन। बढ़ू आगे। क्लियर है? वेरी गुड। फिर आता है हमारे पास अगला, विच इज @कॉलम। अब @कॉलम कौन है? @कॉलम आप अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर @कॉलम लगाकर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो टेबल में कॉलम बनेगा उसका नाम क्या होगा। अच्छा, तो नहीं लगाएंगे तो कॉलम नहीं बनेगा? कॉलम नहीं लगाएंगे तो कॉलम नहीं बनेगा? तो जवाब है बनेगा, बट उस केस में नाम फिर वही होगा जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल का नाम है। जैसे मेरे केस में इंस्टेंस वेरिएबल का नाम क्या है? मेरे केस में इंस्टेंस वेरिएबल का नाम नेम है। अगर मैं ये कॉलम नहीं लगाऊंगा तो जब मेरे लिए टेबल क्रिएट करवाएगा जेपीए तो मेरे कॉलम का नाम क्या रख देगा? मेरे कॉलम का नाम नेम रख देगा। अगर मुझे लगता है मुझे नेम नहीं, मुझे यूजर नेम चाहिए, तो मैं कॉलम यूज करूंगा, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट सेट करूंगा नेम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यूजर नेम। क्लियर है? क्लियर है। कॉलम नहीं लगाएंगे तो जो कॉलम बनेगा उसकी जो मैक्सिमम साइज होगी वो डेटाबेस के अनुसार डिसाइड होगी। कुछ डेटाबेसेस स्ट्रिंग के लिए वैर मानते हुए मैक्सिमम साइज 4000 देते हैं, कुछ डेटाबेसेस वैर को मैक्सिमम साइज 255 देते हैं, कुछ डेटाबेस 2000 देते हैं। वो सब डेटाबेस पे डिपेंड करेगा कि इस कॉलम के लिए मैक्स साइज क्या होगी। अगर आपको लगता है वो भी आपको कंट्रोल करनी है तो आप @कॉलम के अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसका नाम लेंथ होगा।
लेंथ में आपने जो नंबर लिख दिया, जैसे मैंने कितना लिखा है, वेरी गुड, मैंने लिखा है 50। तो मेरे केस में जब ये नेम एट्रीब्यूट कॉलम में कन्वर्ट होगा तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का डेटा रख पाएगा? मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का डेटा रख पाएगा। ये भी क्लियर है? ठीक है। और नलेबल से क्या हो रहा है? नलेबल से आप ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि क्या इस कॉलम में नल अलाउड है। तो बाय डिफॉल्ट नल अलाउ होगा। क्या बाय डिफॉल्ट नल अलाउ होगा? तो जवाब है हाँ होगा। बाय डिफॉल्ट नल अलाउ होगा। पर आपने अगर कह दिया नलेबल इक्वल टू फॉल्स, तो नल अलाउ होगा? नहीं होगा। नलेबल इक्वल टू फॉल्स का मतलब है हम नल अलाउ नहीं करना चाहते। कोई बात क्लियर? समझ आया? ग्रेट। अब पढ़िए ध्यान से, जेपीए के स्टेप्स क्या हैं। ये हैं ओवरऑल स्टेप्स जो हमें आज लेने हैं हमारा पहला स्प्रिंग बूट जेपीए एग्जाम्पल बनाने के लिए। कितने स्टेप्स है टोटल? वेरी गुड, टोटल हमारे पास 7 स्टेप्स हैं। इन 7 स्टेप्स में क्या क्या हो रहा है? इन 7 स्टेप में हमारा पहला स्टेप तो पहले जैसा ही है। हम एज यूजुअल अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाएंगे। स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर अभी तक आप ऐड करते थे स्प्रिंग जेडीबीसी, याद है? अब डिपेंडेंसी किसकी ऐड होगी? अब स्प्रिंग जेडीबीसी ऐड ना होकर डिपेंडेंसी ऐड होगी स्प्रिंग डेटा जेपीए की। साथ में आप अपना ड्राइवर बताएंगे। हमारा ड्राइवर कौन सा होगा? हमारा ड्राइवर होगा माई एसक्यूएल। ठीक है। उसके बाद आप डेटाबेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं इन्हीं प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था जिससे ये डिसाइड होगा कि जेपीए आपके लिए टेबल बनाएगा नहीं बनाएगा, किस नाम से बनाएगा, वो सब यहां से डिसाइड होगा। ठीक है। नाम वगैरह तो खैर आपकी क्लास डिसाइड करेगी, लेकिन टेबल बननी है कि नहीं बननी है वो यहां से डिसाइड होगा। इसके बाद आपकी एंटिटी क्लास बनेगी। एंटिटी क्लास के अंदर आप अपने सिंपल सेटर कैटर बनाएंगे। फिर आपकी वही 3 क्लासेस, एक रिपोजिटरी, एक सर्विस और एक मेन क्लास। जो आपकी रिपोजिटरी क्लास होगी, अभी तक आप उसके अंदर जेडीबीसी टेम्पलेट का बीन बनाते थे, अब किसका बीन बनेगा? गुड। अब एंटिटी मैनेजर का बीन बनेगा। रिपोजिटरी के अंदर आपके मेथड्स होंगे, जो मेथड आपके डेटाबेस से बातचीत करेंगे। और डेटाबेस से बातचीत करने के बाद आपके रिपोजिटरी के बाद सर्विस के मेथड्स इनको कॉल करेंगे। और मेन के मेथड्स किसको कॉल करेंगे? मेन के मेथड कॉल करेंगे सर्विस को। हुआ क्लियर? चलें आगे। डन। चलिए शुरू करते हैं आपका पहला जेपीए इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले मैं अपना बैकएंड ओपन कर लूं, जिस बैकएंड को हम यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा माइस्क्वेल बैकएंड। ठीक, रूट 1 2 3 ये हो गया हमारा पासवर्ड। हमारा जो डेटाबेस है वो स्कूल DB 3 है, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। स्कूल DB 3। ठीक, ये है हमारे पास स्कूल DB 3 के अंदर टोटल टेबल्स। एक टेबल दिख रही है बस, स्टूडेंट्स। अब हम जेपीए से एक नई टेबल क्रिएट करवाते हैं। एंड लेट अस सी कैसे वो टेबल जेपीए हमारे लिए बनाएगा और कैसे उस पर परफॉर्म करेंगे अपन ऑपरेशंस। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, विल गो टू फाइल, न्यू, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। किसका प्रोजेक्ट है? तो जी प्रोजेक्ट है स्प्रिंग डेटा जेपीए का। तो हम यहां लिखेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए एग्जाम्पल 1। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्रिंग डेटा जेपीए एग्जाम्पल 1। ठीक है। देन उसके बाद डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। इन डॉट एस से लाइव ये भी रहने देते हैं, ये हमारा रूट पैकेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट। अब यहां पर आप ऐड करोगे डिपेंडेंसीज। कितनी ऐड करनी है? जल्दी जल्दी कितनी ऐड करनी है? डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग डेटा जेपीए कर देते हैं। वेरी गुड। अब आपको ऐड करनी है 2 डिपेंडेंसीज। पहली डिपेंडेंसी होगी हमारी स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो आप तो सिर्फ यहां डेटा लिखो। डेटा लिखकर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, तो आपके यहां पे मिलना चाहिए स्प्रिंग डेटा जेपीए। ठीक है, ये स्प्रिंग डेटा जेपीए। इसके अलावा आपको चाहिएगा माई एसक्यूएल का ड्राइवर। सो विल गो टू माई एसक्यूएल।
और उसका ड्राइवर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट कर दें, फिनिश कर दें। क्लियर। अगला टास्क होगा आपका प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना। ठीक, कितने पैकेजेस बनेंगे? जल्दी क्विक, कितने पैकेजेस बनेंगे? बोलो जल्दी। कितनी बार तो ये काम कर चुके हो? वेरी गुड। 4 पैकेजेस बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। कौन कौन से 4? तो एक पैकेज आपका बनेगा इन डॉट एस सी लाइव डॉट एंटिटी, कह दूं अब आज से, क्योंकि अब आप जेपीए पे आ गए हैं, तो लेट्स कॉल द क्लास पैकेज नेम एज एंटिटी। ठीक है, दूसरा पैकेज जो आप बनाएंगे, द सेकेंड पैकेज, लेट्स कॉल इट एज सर्विस। तीसरा पैकेज विल बी कॉल्ड एज रिपॉजिटरी। चौथा पैकेज विल बी कॉल्ड एज रनर। याद है? रनर्स। ये हो गए आपके टोटल 4 पैकेज। इतने में कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछें। इफ एवरीथिंग इज गुड, आगे बढ़ो। ठीक है, आप सबसे पहले शुरुआत एंटिटी से करेंगे। एंटिटी में आकर अपने क्लास बनाते हैं। लेट्स कॉल आवर क्लास एज प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट क्लास के अंदर क्या क्या रख रहे हैं? प्रोडक्ट क्लास के अंदर हम रख रहे हैं एक तो प्राइवेट इंटीजर पीआईडी। ये कौन है? ये हमारे प्रोडक्ट की आईडी है। ठीक है, दूसरा हम रख रहे हैं प्राइवेट स्ट्रिंग पी नेम, प्रोडक्ट का नाम है। तीसरा अपन रख रहे हैं प्राइवेट डबल प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस है। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर हम बना रहे हैं सेटर और गेटर्स। ठीक, तो मैंने यहां कह दिया जनरेट सेटर गेटर। कंस्ट्रक्टर में जानबूझ के नहीं बना रहा हूं, उसका कारण मैं आपसे शेयर करूंगा। ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, तो सॉरी सेटर गेटर। इंट ले सकते हैं शुभम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिस कि आप जब भी कोई क्लास बनाएं, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होगा, डेटाबेस में जाएगा, तो वहां आप रैपर्स यूज करें, वरना जावा को ऑटो बॉक्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक, वेरी गुड। अब इसके ऊपर एनोटेशंस कौन से लगेंगे? तो पहली बात तो इस पे एनोटेशन लगेगा एंटिटी, है ना। दूसरा एनोटेशन आपको जो लगाना है, जो मिनिमम है उसकी बात हो रही है, वो पीआईडी पे आपको लगाना है @id। ये दो एनोटेशंस की जरूरत आपको आपके कोड में पड़ने वाली है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसा मैंने कहा, इस स्टेप में आपने जेपीए ऐड कर दिया, डेटाबेस ड्राइवर ऐड कर दिया। अब आपको एंटिटी क्लास तो खैर मैंने पहले बना दी है, बाद में भी बना सकते थे। अब आपको अपने डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देनी है। तो आपको याद होगा, जो आप स्प्रिंग जेडीबीसी में बोलते थे, उतना तो आप यहां भी बोलेंगे। जो आप स्प्रिंग जेडीबीसी में बताते थे, उतनी प्रॉपर्टीज तो आप यहां भी बताएंगे। मतलब ये 3 चीजें तो यहां भी आएंगी। ये तो अभी भी बताना पड़ेगा आपको कि आपका डेटाबेस कौन सा है, लेकिन इनके अलावा कुछ नई प्रॉपर्टीज भी आप हैंडल करने जा रहे हैं। जरा उनको देखिएगा, वो क्या क्या है। पहले ये बताइए, जितनी अभी मैंने लिखी हैं पुरानी वाली प्रॉपर्टीज, ये सब याद है? क्लियर है? ये आपके डेटाबेस का नाम हो गया, ये आपका यूजर, ये आपका पासवर्ड। अब नई प्रॉपर्टीज इसमें कौन सी आने वाली हैं? तो गौर कीजिएगा, जो नई प्रॉपर्टीज आने वाली हैं वो आने वाली हैं 2। अच्छा, कौन कौन सी 2? एक तो आप लिखेंगे स्प्रिंग डॉट जेपीए, गौर करिएगा, डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल डैश ऑटो इज इक्वल्स टू अपडेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी की बात मैं आपसे पिछले 1 घंटे से कर रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जेपीए टेबल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, डिस्कस करते हैं कि ये जो अपडेट मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है, और अपडेट ना लिखता तो और क्या लिख सकता था,
और क्या लिखता तो बिहेवियर क्या मिलता। तो गौर से देखिए, ये जो डीडीएल डैश ऑटो प्रॉपर्टी है, जो एक्चुअल में हाइबरनेट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, हाइबरनेट की बात क्यों होने लगी एकदम से? हाइबरनेट की बात क्यों होने लगी एकदम से? वेरी गुड। क्योंकि जेपीए इंटरनली हाइबरनेट को ही यूज करेगा। गॉट इट? जेपीए खुद अपने आप में कोई फ्रेमवर्क नहीं है। जेपीए जो एक्चुअल फ्रेमवर्क यूज करेगा डेटाबेस से बात करने के लिए, वो हाइबरनेट होगा। अब ये जो डीडीएल ऑटो है, इसमें एक वैल्यू आप दे सकते हैं, नन। अच्छा, नन देंगे तो क्या होगा? अगर आप नन देंगे तो आप हाइबरनेट को ये कह रहे हैं, तुम टेबल की टेंशन मत लो, टेबल वेबल बनी हुई है, तुम ये मान के चलो, और सब कुछ अप टू डेट है, तुम तो कोड चलाओ। तो हाइबरनेट ये चेक भी नहीं करेगा कि क्या टेबल डेटाबेस में पहले से है या नहीं है। वो ये मानकर चलेगा कि एज अ डेवलपर सारी टेबल बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि आपने यहां नन लिखा हो और एक्चुअल में टेबल ही ना मिले? आप टेबल बनाना भूल गए, तो क्या जेपीए, क्या हाइबरनेट टेबल बना देगा आपके यहां नन लिखे होने के कारण? तो जवाब है हरगिज नहीं बनाएगा, और थ्रो कर देगा एरर। समझ आ रहा है? अगर टेबल नहीं मिली तो। एम आई राइट? ग्रेट। अगर आपने वैलिडेट लिखा, तो आपने हाइबरनेट को ये बोला कि वैसे तो मैंने टेबल बना दी है, पर मैं चाहूंगा एक बार तुम भी चेक कर लेना कि जो मेरी क्लास है, जो मेरी क्लास है, वो एक्चुअल टेबल से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। जो मेरी क्लास है, वो एक्चुअल टेबल से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। कौन सी क्लास? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। कौन सी क्लास? वेरी गुड, एंटिटी क्लास। अच्छा, मैच हो रही होगी तो क्या होगा? मैच हो रही होगी तो कोड चलेगा। नहीं हो रही होगी तो कोड क्या कर देगा? नहीं हो रही होगी तो कोड थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। तो अब मुझे एक डाउट है, तो फिर इन दोनों में अंतर ही क्या रहा? एक्सेप्शन तो दोनों में ही आ रही है। अगर टेबल नहीं है तो एक्सेप्शन नहीं देगा विकी। तो फिर ये भी एक्सेप्शन देगा अगर टेबल ना मिले, ये भी एक्सेप्शन देगा अगर टेबल ना मिले। देन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो एक्सेप्शन कब आएगी। अगर आपने वैलिडेट लिखा, तो एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन के स्टार्ट होते ही चेकिंग स्टार्ट होगी कि आपने जो क्लास बनाई है वो टेबल से मैच हो रही है कि नहीं। लेकिन नन अगर आप लिखेंगे, तो एक्सेप्शन तब आएगी जब आप टेबल से पहला इंटरेक्शन करेंगे, जब आप कोई मेथड चलाएंगे, तब जाकर एक्सेप्शन आएगी। गॉट इट? इसलिए इन दोनों को थोड़ा रिस्की माना गया है। सबसे बेस्ट है, हाँ जी, क्वेरी फायर करने पर सबसे बेस्ट है कि हम यूज करें अपडेट। अपडेट क्या बोलता है? अपडेट बोलता है चेक कर लो टेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो टेबल बना दो, और अगर है तो मेरी क्लास के हिसाब से टेबल को एडजस्ट कर दो। मेरी क्लास के हिसाब से एडजस्ट कर दो मतलब क्या इस बात के चांसेस है टेबल हो और उसमें 3 कॉलम हो, पर आपकी क्लास में 4 डेटा मेंबर हैं? बोलो, ऐसा हो सकता है? टेबल बनी हुई हो, उसके अंदर मान लो प्रोडक्ट नाम की टेबल बनी हुई है। समझना, प्रोडक्ट नाम की टेबल डेटाबेस में मैंने बना के रख दी है। उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, उसके अंदर प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस नहीं है। प्राइस नहीं है, तो क्या अपडेट इसमें प्राइस कॉलम ऐड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। मतलब ऑल्टर टेबल कमांड चलाकर? बिल्कुल ऑल्टर टेबल कमांड चलाकर। और अगर ये टेबल ही नहीं है तो? अगर टेबल ही नहीं है तो अपडेट क्रिएट टेबल कमांड चलाकर टेबल बना देगा। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको। तीनों क्लियर हुए? नन, वैलिडेट और अपडेट। अब अगले 3 पढ़ो। अगला है क्रिएट। क्रिएट क्या बोलता है? क्रिएट बोलता है जितनी बार प्रोग्राम स्टार्ट हो, जितनी बार प्रोग्राम स्टार्ट हो, पुरानी टेबल हटाओ, नई बनाओ। पुरानी टेबल हटाओ और नई बनाओ। क्लियर है? है ना? और क्रिएट ड्रॉप में क्या होगा? क्रिएट ड्रॉप में भी तो यही होगा। हाइबरनेट टेबल क्रिएट करेगा और ड्रॉप करेगा।
तो क्रिएट ड्रॉप आउट क्रिएट में क्या डिफरेंस है? पढ़ो, सामने लिखा हुआ है। वेरी गुड। अगर आप क्रिएट करोगे तो स्टार्टिंग में ही टेबल ड्रॉप हो जाएगी और फिर क्रिएट होगी। लेकिन क्रिएट ड्रॉप करोगे तो पहले क्या होगी? क्रिएट ड्रॉप करोगे तो पहले पहले टेबल क्रिएट की जाएगी और क्रिएट करने के बाद एप्लीकेशन खत्म होते होते ड्रॉप कर दी जाएगी। पहले टेबल क्रिएट की जाएगी, खत्म होते होते प्रोग्राम के एप्लीकेशन के एंड होते वक्त ड्रॉप कर दी जाएगी। वेरी गुड। तो जब प्रोग्राम बंद होगा तो टेबल हटा देगा? जब प्रोग्राम बंद होगा तो टेबल हटा देगा? 100%। जब प्रोग्राम बंद होगा तो टेबल हटा देगा। और ड्रॉप क्या कहता है? ड्रॉप कहता है बनाना नहीं है और बना हुआ है तो हटा भी देना है। बनाना नहीं है, बना हुआ है, हटा भी देना है। तो ये सारी वैल्यूज देखने के बाद फाइनली आपके समझ में आ गया होगा हमें क्या चाहिए। फाइनली आपके समझ में आ गया होगा हमें चाहिए अपडेट। क्लियर हो गया? डन, आगे बढ़ू? ठीक है, वेरी गुड। अब अगली प्रॉपर्टी, ये तो एक मिनिमम प्रॉपर्टी है जो आपको कोड करनी ही करनी है, अपडेट वाली। अपडेट के अलावा और क्या करना है? क्या आप वो एसक्यूएल देखना चाहेंगे जो आपके लिए जनरेट होगी? तो जवाब है बिल्कुल देखना चाहेंगे। बिना एसक्यूएल देखे हम पहचानेंगे कैसे जेपीए ने क्या करा? तो अगली प्रॉपर्टी है स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट शो डैश एसक्यूएल। इसकी वैल्यू को आप कर देंगे ट्रू। ऐसा करने पर आप जब एप्लीकेशन रन करेंगे आपके कंसोल पे वो एसक्यूएल क्वेरीज प्रोड्यूस होंगी जो जेपीए आपके लिए बैकग्राउंड में फायर कर रहा है। फॉर एग्जांपल जब आप परसिस्ट कॉल करेंगे तो इंसर्ट क्वेरी चलती हुई दिखेगी? यस। जब, हाँ, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है ये। जब आप फाइंड कॉल करेंगे तो सेलेक्ट क्वेरी चलती हुई दिखेगी? यस, है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी जो आपको कोड करनी है वो है स्प्रिंग स्प्रिंग सॉरी डॉट जेपीए डॉट डेटाबेस डैश प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू फॉलोड बाय org डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट डॉट माई एसक्यूएल डायलेक्ट। यानी आपको ये बताना है कि आप माई एसक्यूएल का डायलेक्ट यूज कर रहे हैं। डायलेक्ट मतलब वर्जन कौन सा है। तो बस आपको यहां लिख देना है माई एसक्यूएल डायलेक्ट। ये तीन प्रॉपर्टी आपको हाइबरनेट के परस्पेक्टिव से करनी है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? चला जाए आगे। सेम ओरेकल के लिए भी आप सेम यूज करेंगे, बट द प्रॉब्लम है शुभम, ओरेकल का डेटाबेस सपोर्ट लाओगे कैसे? ओरेकल के लिए जो रिपोजिटरीज फाइल्स हैं वो फ्री नहीं है। तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि ओरेकल की जार को तुम अवेलेबल कराओ, क्योंकि एमवीएन पे ओरेकल की फ्री जार्स अवेलेबल नहीं है। ठीक, बढ़ू आगे। गुड। तो ये आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज हो गई। एंटिटी क्लास अपन ने बना ही दी है। अब अपन किसको बनाएंगे? अब अपन चलते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की तरफ, विच इज रिपोजिटरी क्लास। ठीक है, तो मैं रिपोजिटरी क्लास का नाम दे रहा हूं हमारी प्रोडक्ट रिपोजिटरी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या ये एक रेपो क्लास है? जल्दी से यस और नो। क्या ये एक रेपो क्लास है? तो इसके ऊपर एनोटेशन लगेगा @repository। यस, इसके ऊपर एनोटेशन लगेगा @repository। इसके अंदर कोई बीन बनाओगे आप जिसका आपको डीआई करना है? हाँ, बनाएंगे। कौन सा बीन बनाओगे? एंटिटी मैनेजर का बीन बनाएंगे। ठीक है, अभी आप बना रहे हो, जब स्प्रिंग डेटा जेपी पढ़ोगे तो ये बीन भी आपको नहीं बनाना है, ये बीन भी आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाएगा, पर अभी आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर अपन यहां पर कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देते हैं ताकि डीआई करा दिया जाए उस कंस्ट्रक्टर से। सेलेक्ट ऑल, जनरेट। ये कंस्ट्रक्टर जनरेट हो गया जिसने परफॉर्म कर दिया क्या? जिसने परफॉर्म कर दिया आपके लिए डीआई। ऑल गुड, चलें आगे। और इसके ऊपर क्या लिख दे? इसके ऊपर आपने लिख दिया अपना @autowired। ये भी आपने कर दिया मेंशन, सिर्फ आपके लिए, स्प्रिंग को नहीं चाहिए, बट अपन कह सकते हैं।
ठीक है, अब मैं चाहता हूं यहां पर हम सिर्फ दो मेथड्स बनाएं, एक जो हमारे रिकॉर्ड सेव करे और दूसरा जो हमसे रोल नंबर सॉरी प्रोडक्ट की आईडी ले और प्रोडक्ट की आईडी के बेसिस पर प्रोडक्ट ढूंढकर रिटर्न कर दे। अच्छे से सुनना, मुझे दो मेथड्स बनाने हैं यहां पर, एक जो हमारे लिए रिकॉर्ड सेव करे, दूसरा जो हमारे लिए प्रोडक्ट आईडी लेकर उस प्रोडक्ट की डिटेल्स यानी ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। तो मेरा पहला मेथड होगा पब्लिक वॉइड, आई एम कॉलिंग इट एज सेव। पैरामीटर लेगा कुछ? वेरी गुड, क्या लेगा? तो जवाब है जी पैरामीटर में ये लेगा प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट, है ना, प्रोडक्ट प्रोडक्ट। ओके, एंड लेट्स कॉल इट सेव प्रोडक्ट, थोड़ा रीडेबल नाम। ठीक, अंदर आइए, अंदर आके क्या करेंगे, जल्दी कौन सा मेथड कॉल करेंगे? गेट इट, आप अंदर आके कॉल करेंगे परसिस्ट। किसके थ्रू? जो आपने एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके थ्रू। तो मैं यहां परसिस्ट करूंगा और यहां पास कर दूंगा प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा मेथड मैं चाहता हूं हम बनाएं फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी। क्या लेगा, क्या देगा, कुछ लेगा पैरामीटर में ये? यस, ये पैरामीटर में लेगा इंटीजर आईडी, प्रोडक्ट की लेगा पैरामीटर में आईडी, कुछ देगा? यस, क्या देगा? ये देगा रिटर्न वैल्यू के तौर पे प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बढ़ू आगे। अब इसके बाद, अब इसके बाद जल्दी, इसके बाद एंटिटी मैनेजर डॉट फाइंड मेथड आपने पढ़ा ही है। फाइंड, फाइंड को कितने आर्गुमेंट? दो आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट प्रोडक्ट डॉट क्लास और दूसरा आर्गुमेंट आईडी जो प्राइमरी की वैल्यू है। और क्योंकि आपने रिटर्न बोला है प्रोडक्ट, तो यहां रिटर्न लगा दीजिए। समझ आ रहा है? आ रहा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग डेटा जेपीए का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपकी रिपोजिटरी क्लास में आप ऐसा कोई भी मेथड कॉल कर रहे हैं जो डेटाबेस में चेंजेस कर रहा है, क्या हमारी क्लास में ऐसा कोई मेथड है जो डेटाबेस में चेंजेस कर रहा है, रिकॉर्ड ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो आपको, आप नहीं कर रहे हैं तो राहुल ये क्या हो रहा है लाइन नंबर 19 पे? कर रहे हैं ना? जब आप परसिस्ट करोगे तो टेबल के अंदर जाकर रिकॉर्ड ऐड होगा ना, तो कंटेंट चेंज होगा ना। तो आपको अपनी रेपोजिटरी क्लास के साथ एक एनोटेशन और लगाना है और वो एनोटेशन होगा ट्रांजैक्शनल। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? नहीं लगाएंगे तो आ जाएगी एक्सेप्शन। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम थ्रो कर देगा ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्शन। गॉट इट? जेपीए काम नहीं करता विदाउट ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। जेपीए चाहता है आपका डेटाबेस हमेशा एटॉमिक रहे, इसलिए कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो डेटाबेस में चेंजेस कर रहा है, वो अगर आप रेपो में कर रहे हो तो रेपो के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। ये जेडीबीसी में कंपलसरी नहीं था लेकिन यहां पर है। गॉट इट? क्लियर हुआ? ग्रेट। अब आ जाइए आप आपकी सर्विस पे। सर्विस तो आपकी बिल्कुल सिंपल है, नो बिग डील। ये रही हमारी प्रोडक्ट सर्विस क्लास। ठीक, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर एक बीन हम बनाएंगे, वो होगा प्राइवेट प्रोडक्ट रिपोजिटरी, नाम देंगे हम इसको रेपो। यहां प्रोवाइड करेंगे हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक, अपने लिए अपन इसके ऊपर लगा देते हैं @ऑटो वायर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट सर्विस। अंदर अपन बनाते हैं दो मेथड्स। तो पहला मैंने बनाया पब्लिक वॉइड सेव प्रोडक्ट। पैरामीटर में क्या लेगा, कुछ लेगा? जल्दी फटाफट। यस, पैरामीटर में लेगा ये प्रोडक्ट पोजो। और किसे कॉल कर लेगा?
इंटरनली अपने अंदर से किसे कॉल कर लेगा? तो जवाब है इंटरनली अपने अंदर से कॉल कर लेगा रेपो के सेव प्रोडक्ट को, जिसको पास कर देंगे आप प्रोडक्ट। देन हमारा अगला मेथड होगा पब्लिक प्रोडक्ट फॉलोड बाय गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। ये आपका मेथड पैरामीटर में क्या लेगा? कुछ लेगा? बोलो जल्दी। वेरी गुड, पैरामीटर में लेगा आईडी। ठीक, और किसे कॉल करोगे आप सीधे कॉल कर लोगे यहां से रिटर्न रेपो डॉट फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी को। क्लियर है? क्लियर है। क्या ये सर्विस क्लास का भी बीन स्प्रिंग बनाएगा? जी, हम चाहेंगे कि स्प्रिंग बनाए। इसके लिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? इसके लिए इसके ऊपर आप लगा देंगे @सर्विस। क्लियर है दोनों, सर्विस और रेपो, कि नहीं? बोथ आर क्लियर? वेरी गुड। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? इसको चलाने के लिए अब आपको चाहिए रनर। गॉट इट? सो लेट्स गो टू रनर। आई एम कॉलिंग इट एज माई कमांड लाइन रनर। ठीक, माई कमांड लाइन रनर किसको एक्सटेंड करेगी? माई कमांड लाइन रनर किसको करेगी इनहेरिट? तो ये इंप्लीमेंट करेगी कमांड लाइन रनर को। ठीक है, मेथड कौन सा ओवरराइड करोगे? मेथड ओवरराइड करेंगे रन। ठीक है, कोई बीन चाहिए तुमको यहां पर? कोई बीन चाहिए आपको यहां पर? कौन सा बीन चाहिए विकी? तो जवाब है सर्विस बीन चाहिए। इसका मतलब ये खुद भी एक बीन क्लास होगी, @कंपोनेंट लगेगा इसके ऊपर। यस, इसके ऊपर @कंपोनेंट लगना चाहिए। इसके अंदर हम लोग बोलेंगे प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस सर्व, और अंदर क्या देंगे? अंदर प्रोवाइड करेंगे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। ओके राज, आप sclife4u@gmail.com पे मेल ड्रॉप कर दीजिए, मैं टीम को बोलूंगा, दे विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, ये आपका हो गया माई कमांड लाइन रनर का कंस्ट्रक्टर, जो आपके लिए सर्विस ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर देगा। अब आइए रन के अंदर। रन के अंदर क्या करोगे? रन के अंदर आप स्टूडेंट का बनाओगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मत सोचना स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट तो जेपीए बनाता है। जेपीए बनाएगा जब आप टेबल से डेटा पुल करोगे। गॉट इट? अभी आप टेबल में डेटा भेज रहे हो, सॉरी प्रोडक्ट का, नॉट स्टूडेंट, माय मिस्टेक। अभी आप टेबल में डेटा भेज रहे हो, तो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। फाइन, तो मैंने कह दिया प्रोडक्ट फॉलोड बाय P1, पहला प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू न्यू प्रोडक्ट। ओके, और न्यू प्रोडक्ट के बाद सेमीकोलन, कंट्रोल शिफ्ट ओ। अब इसके आप कॉल कर दीजिए सेटर। ठीक है, अभी आईडी हमें देनी पड़ेगी। क्या आईडी हमें देनी पड़ेगी? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं यूज करा है? अभी हमने क्या नहीं यूज करा है? हमने जनरेटेड वैल्यू यूज नहीं करा है। गॉट इट? जब हम जनरेट नहीं करा रहे हैं जेपीए से, तो फिर हमें देना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम मैंने दे दिया, मान लीजिए लैपटॉप। ठीक, फिर मैंने कह दिया P1 डॉट सेट प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइस मैंने दे दी, मान लीजिए 50,000.0। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट P2। P2 डॉट सेट पी आई डी, P2 डॉट सेट पी नेम, P2 डॉट सेट प्राइस, सेट पी आई डी इज 102, सेट पी नेम लेट्स से कैमरा, और मे बी लेट्स से मोबाइल। प्राइस कितनी हो गई जी? प्राइस हो गई 45,000, 102। ठीक, अब ये दोनों प्रोडक्ट्स को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए मैं कहूंगा सर्व डॉट सेव प्रोडक्ट। ठीक है, ये P1, ऐसा ही सर्व डॉट सेव प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा P2। ठीक, डेटाबेस से फेच कर सकते हैं? डेटाबेस से फेच कर पाएंगे? मेथड बनाया हमने फेच करने का, तो बिल्कुल बनाया है। तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट सर्च प्रोडक्ट,
इज इक्वल्स टू सर्व डॉट फॉलोड बाय गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को पैरामीटर में क्या दे दें, आप दे दें आईडी। मैंने आईडी दे दी 102। 102 का प्रोडक्ट है हमारे पास। क्या 102 का प्रोडक्ट है हमारे पास? जी बिल्कुल है। तो मैं कहूंगा इफ सर्च प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो प्रिंट कर दो इसकी आईडी, प्रिंट कर दो इसका नाम, और प्रिंट कर दो इसकी प्राइस। ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो एल्स में जाओ और अपन कह देंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड। क्लियर है? डन। अब करते हैं अपन एप्लीकेशन को स्टार्ट। देखिए अब क्या क्या आपके एप्लीकेशन के अंदर स्प्रिंग डेटा जेपीए के कारण होगा। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन क्यों आ गई भाई? माई एसक्यूएल डायलेक्ट क्लास नहीं मिल रही है। अच्छा, ये हो सकता है जो नया स्प्रिंग का वर्जन है उसके कारण चेंजेस आए हों। सो लेट्स चेंज दिस टू द प्रीवियस वर्जन। ओके। डायलेक्ट 8, चलो देखते हैं अगर मिल जाए तो। नहीं है ना? देखें क्या क्या हो गया है। नंबर 1,
एज यू कैन सी टेबल क्रिएट हुई है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो। माई ने टेबल बना दी है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखा गया है प्रोडक्ट। कितने कॉलम्स? एक पीआईडी, गॉट इट, एक पी नेम और एक प्राइस। और प्राइमरी की बना दिया है प्रोडक्ट आईडी को, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने दो रिकॉर्ड इंसर्ट करे, दोनों के लिए इंसर्ट चला, जबकि आपने कॉल करा था परसिस्ट। और जब आपने फाइंड करवाया तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट क्वेरी जनरेट हुई और आपको 102 का रिकॉर्ड मिल गया है। बैकएंड पे जाकर चेक करूंगा शो टेबल्स, तो प्रोडक्ट टेबल दिखेगी, प्रोडक्ट टेबल के अंदर का डेटा भी दिखेगा। क्लियर हुआ? जेपीए की वर्किंग समझ आई? वेरी गुड। तो आइए अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं और अपन क्या एडवांस फीचर्स जेपीए के अंदर करेंगे ऐड। बाकी की जो एनोटेशन है जैसे ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेट करना, इसको सीखते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।